पहली, दूसरी, तीसरी लहर को इस बार की लहर से कंपेयर करें तो क्या अंतर दिखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंसेस हम नोटिस कर सकते हैं? एक से दूसरे में फैलने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के बाद बहुत तेज है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी मार्च और अप्रैल के बीच ही ज़्यादा मतलब लोग संक्रमित हो रहे थे कोरोना से और ज़्यादा केसेस आ रहे थे। तो गर्मी से क्या वास्ता है कोरोना? वायरस चाहता है कि हम अपना प्रारूप को भी चेंज करें और कभी-कभी उसमें म्यूटेशंस जो होते हैं वो उसको अधिक ट्रांसमिसिबल भी बना देते हैं। जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं? खान-पान पर विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है। सर बच्चों को और बुजुर्ग को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ओल्ड एज के लोग हैं जिन्हें इसके संक्रमण गंभीर संक्रमण होने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन्हें 3-4 बातों पर ध्यान रखना है। सर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं? अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में जाने के बाद वायरस एक दिन में 1 बिलियन कॉपीज बनाता है। वैक्सीन लगने के बावजूद लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है? तो अभी इसकी स्टडीज चल रही थी कि कितना टाइटर है, कितना इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट कितना कारगर अभी तक है बॉडी का एंटीबॉडी। सर अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो फीवर और सर्दी जुकाम तो होगा ही, तो ऐसे में उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? गंभीर समस्या, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है, मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। सर आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ डाइट वगैरह या एक्सरसाइज बताना चाहें ताकि अगर कोरोना के बाद वो अपने बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो डाइट या एक्सरसाइज बता दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट और मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में हेल्थ मंत्रा। आज हम डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी के साथ मौजूद हैं उनके क्लिनिक में और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड मुद्दों के बारे में। जैसे कि हमें सभी को पता है कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, हर राज्य से बड़ी तादाद में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आज हम इन सारे मुद्दों पर डॉक्टर जी से बात करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला। जी बहुत धन्यवाद। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे सर पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई थी कोरोना की, उसके बाद सर अभी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इसको भी एक तरीके से हम लहर ही मान सकते हैं। तो सर जो अगर हम तीनों लहर को मतलब पहली, दूसरी, तीसरी लहर को इस बार की लहर से कंपेयर करें तो क्या अंतर दिखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंसेस हम नोटिस कर सकते हैं? जी, जो पहली लहर आई थी उसमें मौतें नहीं हुई थी और बहुत घातक वो नहीं था। जो डेल्टा वायरस वाला लहर आया था उसमें डेल्टा वायरस जो अपना म्यूटेट करके अपना प्रारूप जो बनाया कोविड-19 अपने स्ट्रक्चर में जो चेंज किया, स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस हुए, उस कारण से वो अधिक संक्रामक भी रहा और अधिक गंभीर बीमारी भी उत्पन्न किया। अभी का जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है, हमेशा से अब ये प्रेजेंट हो चुका है कोरोना वायरस सोसाइटी में, कम्युनिटी में। और कभी मौसम के चेंज होने से वायरस चाहता है कि हम अपना प्रारूप को भी चेंज करें और कभी-कभी उसमें म्यूटेशंस जो होते हैं वो उसको अधिक ट्रांसमिसिबल भी बना देते हैं और कभी-कभी अधिक पैथोजेनिक या सीवियर इन्फेक्शन वाला भी बना देते हैं। अभी का जो ओमिक्रॉन जो सोसाइटी में चल रहा था उसके 2 सब वेरिएंट आए, JN.1 और उसी लिनिएज का जो इंडिया में भी देखा गया मैक्सिमम JN.1 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आया, सिंगापुर से, हांगकांग में देखे गए केसेस। उसके बाद से केरला में जब केसेस आए तो उसकी जो जीनोमिक स्टडीज़ हुई थी उसमें ओमिक्रॉन का ही सब लिनिएज जिसे बाद में LF.7 और जो NB.1.8.1 के रूप में देखा गया। इसमें क्या अंतर आया कि ये संक्रामक तो ज़्यादा हुआ, एक से दूसरे में फैलने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के बाद बहुत तेज है। तो एक से दूसरे में संक्रमित बहुत तेज़ी से कर सकता है, लेकिन अभी तक जो देखे गए हैं वो माइल्डर फॉर्म है इन्फेक्शन के। माइल्डर फॉर्म का मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखे जा रहे हैं और होम आइसोलेशन से ही लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, जिन्हें पहले से कोई बीमारियां हैं, जैसे किन्हीं को यदि डायबिटीज़ है, कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, ब्लड प्रेशर है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या अन्य तरह की ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव बीमारियां हैं जैसे HIV एड्स है, तो उन लोगों में ये वायरस भी घातक परिणाम दे सकता है और कुछ मृत्यु भी हुई है। तो इसलिए सामान्यतः उस जो लहर थी उसमें और इसमें अंतर ये है, ये तेज़ी से फैलने वाला तो है, लेकिन अभी तक का जो
इन्फेक्शन है वो माइल्डर है। सर हर बार देखा गया है कि गर्मी के समय ही मतलब कोरोना के केसेस ज़्यादा आते हैं, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी मार्च और अप्रैल के बीच ही ज़्यादा मतलब लोग संक्रमित हो रहे थे कोरोना से और ज़्यादा केसेस आ रहे थे। तो गर्मी से क्या वास्ता है कोरोना? देखिए, अभी कोरोना कभी करीब-करीब ह्यूमन जैसे फ्लू का वायरस प्रेज़ेंट है, वैसा प्रेज़ेंट है हर समय। लेकिन कभी-कभी किसी मौसम में वो म्यूटेट ज़्यादा करने की कोशिश करता है और उसमें गर्मी और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, तो ऐसा देखा गया है कि इस पर्टिकुलर वायरस की प्रवृत्ति होती है कि थोड़ा म्यूटेशंस आए उसमें। और उस म्यूटेशन के क्रम में जब स्पाइक प्रोटीन में चेंजेज़ लाता है, तो अपना प्रारूप माइनर रूप से बदल देता है। और जब वो बदलता है, तो वो कभी तो बहुत तेज़ी से फैलने वाला बन जाता है, कभी वो कम तेज़ी से फैलने वाला बन जाता है। तो उसमें चेंजेस हमेशा आते रहते हैं और टेम्परेचर का वेरिएशन और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी के कारण से भी पर्टिकुलर चेंज ऑफ सीज़न में वायरस के म्यूटेट ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। और उसमें अगर कोई भी प्रारूप ऐसा बना, तो एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से आठवें ऐसे करके तेज़ी से फैलने की संभावना रहती है। इसलिए इस पर्टिकुलर मौसम में ह्यूमिडिटी और गर्मी के मौसम में ये म्यूटेट किया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से फिर हमारे यहाँ भी अब तेज़ी से फैलना शुरू किया। सर जिनको कोरोना हो जाता है उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मतलब उनके थ्रू दूसरे को ना लगे ऐसे इन्फेक्शन? जी, देखिए, जिन्हें भी आज के दिन में, क्योंकि तेज़ी से जो 22 मई को 257 केसेस थे, आज के दिन 4000 से ऊपर केसेस हुए हैं। तो ये तेज़ी से फैल रहा है। तो अभी ये और तेज़ी से ना फैले, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी को भी सर्दी, खाँसी, बुखार, चाहे वो फ्लू का भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। तो जिनको भी खाँसी, सर्दी, बुखार आज के सीज़न में, आज के मौसम में, आज के दिन में है, वो अपने को होम आइसोलेटेड रखें जब तक कि वो पूरी तरह से सिम्पटम फ्री नहीं है। दूसरी चीज़ ध्यान में रखना है कि कहीं भी पब्लिक प्लेस पर अभी जाएँ, जहाँ की भीड़-भाड़ है, जैसे अस्पताल हैं, जैसे नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, या जैसे आपका स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, या मॉल है, सिनेमा घर है, इन सब स्थानों पर जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला एरिया है, वहाँ में मास्क लगाना उचित रहेगा। और साथ ही साथ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्हें पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी की इशू है, डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, वैसे लोगों को अभी पब्लिक प्लेस जाने से अवॉइड करना चाहिए और अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं? जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उन्हें सावधान इसलिए रहना है कि अपनी शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना है और उसमें 3-4 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आपको अपने दिनचर्या में कम से कम 30 से 35 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। उसमें योगा है, प्राणायाम है, स्किपिंग है, या आप ट्रेडमिल है, रनिंग है, जॉगिंग है, ये करना ज़रूरी है। इससे भी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी चीज़ है, खान-पान पर विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। उसमें मुख्यतः विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी12 है। तो इस तरह की डिफिशियंसी अगर आपको है, तो चिकित्सीय देख-रेख में उस डिफिशियंसी को दूर करना आवश्यक होगा, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम इंटैक्ट रहे। और खान-पान में जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, सीज़नल फूड हैं, सीज़नल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। इसके साथ-साथ 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप होना ज़रूरी है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। और जो भी वल्नरेबल हैं या यंग हैं, जो बहुत ट्रैवल करना है, वो लोग को फ्लू का शॉट्स भी ले लेना चाहिए। और जो लोग कोविड के बूस्टर नहीं लिए हैं और जो लोग हाईली वल्नरेबल हैं, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को बूस्टर शॉट्स भी ले लेना चाहिए। सर जिनको क्रॉनिक डिजीजेज है जैसे कि आपने कहा कि जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको खास सावधानी बरतने की जरूरत है, तो वो किस तरीके से सावधानी मतलब बरत सकते हैं? क्योंकि उनका तो काम ही है कि वो हॉस्पिटल जाएंगे, अगर वहाँ पे कोरोना का अगर कोई केस ऐसा आता है तो किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्हें इसके गंभीर संक्रमण होने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन्हें 3-4 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कि क्राउडेड टाइम में, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है
और अगर आपको जाना आवश्यक है उस समय तो मास्क का प्रयोग और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ को साफ सुथरा रखना है और जो भी सरफेस है उसको इधर यत्र तत्र टच नहीं करना है सरफेस को, और उसको टच करके सीधे नाक में मुंह में नहीं लगाना है हाथ को, उसको हैंड वॉश करते रहना है। और साथ में N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि अगर कोई डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अस्पताल में भी जाएं तो बहुत नज़दीक नज़दीक न रहें, डिस्टेंस 6 फीट से ज़्यादा की दूरी पर रहें एक से दूसरे में, और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। सर बच्चों को और बुजुर्ग को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो कश में रहने वाले हैं नहीं, उनको चाहे आप कितना भी मना कर दीजिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ या मास्क पहनो, तो वो तो सुनने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में आप उनको और बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि बुजुर्ग में ज़्यादा देखा जाता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। जी, देखिए बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी छोटे-छोटे बच्चों का स्कूल का तो बहुत जगह छुट्टी भी हो चुकी है। तो स्कूल में अगर किसी भी बच्चे को सर्दी, खाँसी, बुखार की अगर सिम्पटम्स आ रही है तो उसे आइसोलेशन में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कहीं भी अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं तो ओपन एरिया में, जहाँ वेल वेंटिलेटेड एरिया है, वहाँ पर खेलें। खुले में इसका संक्रमण बहुत कम चांसेस होता है। बंद रूम में जहाँ एसी है, बंद कोठरी है, जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ इसके संक्रमण की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो छोटे बच्चों में चाहिए कि अगर प्लेग्राउंड ओपन है तो वहाँ पर खेल सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को, जो पेरेंट्स हैं, उनको देखते रहना है। कोई सिम्टम अगर बच्चों में है तो उन्हें तत्काल बाहर दूसरे ग्रुप के साथ न भेजें, जिससे कि दूसरे बच्चों में भी हो जाए। और सामान्यतः ये माइल्डर फॉर्म है तो 5 से 7 दिन में अपना कंट्रोल में आ जाता है। शरीर का इम्यून सिस्टम निकाल बाहर कर देता है। लेकिन जब तक उनकी सिम्टम है तब तक वो घर में आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। यही चीज़ बुजुर्ग के साथ भी है। बुजुर्ग को बंद कमरे में न रखते हुए वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, जिससे कि जो हवा का आदान प्रदान उस रूम से होता रहे, जिससे कि कंसंट्रेटेड उसमें न रहें। और कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं उस घर में, तो बुजुर्ग के रूम में जा रहे हैं तो ज़रूर से मास्क लगा करके ही जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके ही बुजुर्ग से बात करें। वैक्सीन लगने के बावजूद लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है? देखिए, वैक्सीन जो आता है उसका अपग्रेड होते रहता है, जिससे कोरोना का जो स्ट्रेन रहता है वो परिवर्तन होता है। डेल्टा स्ट्रेन था, अब ओमिक्रॉन स्ट्रेन या स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए। तो उसी तरह जैसे फ्लू का वैक्सीन हर साल WHO एक नया स्ट्रेन के साथ, डोमिनेंट स्ट्रेन के साथ वैक्सीन निकलता है। हर साल फ्लू का वैक्सीन अपग्रेड होता है। उसी तरह कोविड वैक्सीन भी उसमें अपग्रेडेशन होता है, और अभी जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट आए हैं उसको अपग्रेड कर करके वैक्सीन, अपडेटेड वैक्सीन आ चुका है, जो कि ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी कार्य करता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि वैक्सीन एस्केप या इम्यूनोलॉजिकल एस्केप कहते हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अंतर क्या है, जो वैक्सीनेटेड है उनमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। जो नहीं वैक्सीनेटेड हैं उनमें उसी तरह का इन्फेक्शन अगर लगता है तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वैक्सीन एस्केप हो सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको इन्फेक्शन आ सकता है इसका, लेकिन वो बहुत माइल्डर फॉर्म में आता है वैक्सीन आपके। और दूसरी चीज़ ये है कि समय के साथ साथ वैक्सीन का टाइटर जो होता है, एंटीबॉडी टाइटर, वो कमने लगता है, तो उसे भी बूस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो अभी इसकी स्टडीज़ चल रही थी कि कितना टाइटर है, कितना इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट कितना कारगर अभी तक है बॉडी का एंटीबॉडी। अगर जिसमें देखा जाता है कि उसमें बहुत कारगर नहीं है तो उसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। सर, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं? अभी जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही संख्या यदि बढ़ती गई और जो वायरस चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करते जाएं और अपना प्रारूप चेंज करते जाएं, तो अभी तक तो बहुत माइल्डर फॉर्म है, लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में जाने के बाद वायरस एक दिन में 1 बिलियन कॉपीज बनाता है, करोड़ों अरबों की संख्या में वो अपने को रेप्लिकेट करता है। और इस रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन में उसके चेंजेस होने के, म्यूटेशंस होने के, स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कभी गलती से ऐसा स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन हो जाए जो डेल्टा टाइप का हो, तो वो गंभीर समस्या, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है, मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। इसलिए अभी बहुत सतर्क रहना है, और जितना बढ़ रहा है इसे अभी यही रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से अगर बढ़ता है तो एक तो फ्लू टाइप का लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और अगर वो प्रारूप चेंज कर लिया तो गंभीर भी स्थिति उत्पन्न करा सकता है। सर, जो 2 न्यू वेरिएंट्स आए हैं, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में मिले हैं,
सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो भी कोरोना जैसा ही घातक है या ये भी कोरोना की तरह ही फैलने वाला है? ये कोरोना ही है, लेकिन कोरोना का जो अलग-अलग वेरिएंट होता है, वो कोरोना का ही ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है। तो कोरोना के अंदर जो म्यूटेशंस होते हैं, उसके आधार पर अलग-अलग नामकरण किया जाता है। जैसे पहले जो म्यूटेशंस हुए थे, उसको डेल्टा कहा गया, एक म्यूटेशन के बाद कोरोना ही डेल्टा भी है, और अभी ओमिक्रॉन है, वो भी कोरोना ही वायरस है, लेकिन उसके म्यूटेशंस अलग हुए हैं। अब ओमिक्रॉन का ही सब लाइनेज JN.1 और उसके जो 2 सब लाइनेज हैं, उसी मूल ग्रुप के म्यूटेशन से आ रहे हैं। तो अभी जो आ रहा है ये कोविड का ही रूप है, लेकिन कोविड का जो इन्फेक्शन कराने की संभावनाएं है बहुत ज़्यादा है, इसमें ट्रांसमिसिबल बहुत ज़्यादा है, एक से दूसरे में जल्दी से जल्दी फैल सकता है। लेकिन अभी तक जितने स्टडीज़ और जितने रिपोर्टें आई हैं, उसमें ये गंभीर स्थिति नहीं उत्पन्न कर पाया, गंभीर बीमारी नहीं उत्पन्न कर पाया। तो ये अच्छे सुकून की बात है कि ये कम से कम उतनी गंभीरता इसका नहीं है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जा रहा है, जैसे फ्लू का होता है उस तरह से। नीचे लंग्स को डैमेज नहीं कर रहा है अभी तक का वेरिएंट, जो वेरिएंट अभी मिले हैं, और किडनी लिवर को भी अभी डैमेज या पैनक्रियाज को भी डैमेज नहीं कर रहे हैं कॉमनली। तो इसलिए अभी ट्रांसमिसिबिलिटी तो बहुत तेज़ है, एक से दूसरे में फैलने की दर बहुत तेज़ है, लेकिन गंभीर डिजीज़ उत्पन्न करने की संभावनाएं कम है। लेकिन यदि यही प्रारूप और चेंज करता जाएगा, तो अपने को उस तरह के प्रारूप में न ढाल ले जैसा डेल्टा किया था, और उसमें गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए अभी इसके मल्टीप्लिकेशन के, इसके फैलाव को रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है या कुछ और? जी, अभी कुछ मौतें रिपोर्ट की गई हैं, और मौतों की जो एनालिसिस हो रही है कि क्यों इस तरह के चीज़ें से डेथ हुई है, उसमें देखा गया कि करीब-करीब सभी मौतों में कोई न कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस थे। किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट थी, किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ था, किसी को अन्य तरह की बीमारियाँ थीं, एक को गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन था। तो इस तरह के कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोगों की ही मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि ओल्ड एज के लोग या जिनको और सी बीमारियाँ हैं, उन्हें और ज़्यादा सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ये माइल्डर फॉर्म भी है। माइल्डर फॉर्म ही उनमें घातक बीमारी कर सकता है और डेथ भी करा सकता है। जैसे फ्लू में भी, हालाँकि फ्लू बहुत कॉमन चीज़ होता है, बहुत हल्का चीज़ होता है, लेकिन मृत्यु उससे भी होती है। फ्लू से भी डेथ होते हैं, और लेकिन फ्लू से डेथ उनमें होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन पर हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। उस तरह के लोगों में अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन आता है, तो फ्लू से भी डेथ होते हैं। उसी तरह कोविड का अभी जो डेथ रिपोर्ट किया गया है, वो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले, जिनको कि अन्य बीमारियां थी, उनके साथ कोविड हुआ, और कोविड उस बीमारी को और कंपाउंड करने में हेल्प किया, और इस कारण से भी मृत्यु हुई है। इसलिए और ज़्यादा सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशन भी हर एक घर में लोगों को है। किसी को डायबिटीज़ है, कहीं किडनी का प्रॉब्लम है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हर घर में लोग को कोई ना कोई इश्यूज़ हैं। इसलिए सबों को अभी सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। सर अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो फीवर और सर्दी ज़ुकाम तो होगा ही, तो ऐसे में उनको कौन-सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए, अभी जो गाइडलाइन कहता है कि अगर आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो चिकित्सीय देख-रेख में आप प्लेन पैरासिटामोल जो होता है, जो फ़ीवर उतारने का काम करता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए उसको लेना है, उसको ले सकते हैं आप चिकित्सीय देख-रेख में, क्योंकि आपके लीवर पर डैमेज नहीं है, ये सब जानना उचित रहता है, क्योंकि पैरासिटामोल भी लीवर पर से मेटाबोलाइज़ करता है, तो लीवर को इफ़ेक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कभी भी लगे कि हमको साँस फूल रहा है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन 92 से कम आ रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल दिखा लेना चाहिए चिकित्सीय देख-रेख में। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ करने की आवश्यकता पड़े। जी सर। सर आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ डाइट वगैरह या एक्सरसाइज बताना चाहें, ताकि अगर कोरोना के बाद वो अपने बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो डाइट या को एक्सरसाइज बता दें? देखिए, कोरोना की अगर हो चुका है, कोरोना के बाद रिकवरी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 30-35 मिनट्स की एक्सरसाइज़ करें। लेकिन कोरोना से अगर रिकवरी फ़ेज़ में आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तब आपको ग्रेजुअल बढ़ना है, एकाएक बहुत विगरस एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका कोई नहीं है, आप प्रॉपरली हेल्दी हैं, तब आप विगरस एक्सरसाइज़ भी अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। उसमें आपका रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, जो हार्ट के लिए भी बहुत मजबूत होता है, स्विमिंग, इस तरह के एक्सरसाइजेज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। साथ ही साथ 30-40 मिनट्स के अगर बुज़ुर्ग हैं, तो वॉक करें, साइकिलिंग करें,
इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जो लंग्स में कैपेसिटी दे पावर दे वो करें, और खान पान में विशेष ध्यान रखें जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, और अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहें जिसमें कि पानी और लवण की कमी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। डाब का पानी जैसे होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत होते हैं, तो इन सब में शरीर में लवण पानी की कमी भी नहीं होने देनी चाहिए। अभी गर्मी का दिन भी है तो इसलिए भी पानी प्रचुर मात्रा में लेते रहना चाहिए, और इसके साथ साथ अपने मूड को ठीक रखना होता है, पॉजिटिव रखना होता है, और नींद को 7 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद रखना होता है जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और बहुत सारी बीमारियों से आप लड़ पाएँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।